जब आप स्वयं का अपना स्वरोजगार स्थापित करेंगे तो आपको भी मानव संसाधन की आवश्यकता होगी, आपको भी ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता होगी। और ऐसी स्थिति में आपको खुद भी साक्षात्कार लेकर यह परीक्षण करना होगा कि उपयुक्त कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन कैसे किया जाए। तो साक्षात्कार एक ऐसी विधा है जिस विधा से हम इस कार्य को बहुत सफलतापूर्वक कर सकते हैं। चाहे निजी संस्थान हो, चाहे अर्धशासकीय या शासकीय संस्थान, वहां पर जो रिक्रूटमेंट का तरीका है वो उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक साक्षात्कार विधा आज भी है। तो ऐसी इस महत्वपूर्ण विधा पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में श्री सुधीर कोचर हैं। श्री सुधीर कोचर वर्तमान में मुख्यमंत्री सचिवालय में आप उप सचिव हैं। सर राज्य प्रशासनिक सेवा के बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं और सर एक बहुत अच्छे काउंसलर भी हैं और बहुत सारे विद्यार्थी उनके साथ में उनकी तमाम व्यस्तताओं के बाद भी उनका पैशन है, ये रुचि है एक तरह से, और वो विद्यार्थियों की काउंसलिंग भी करते हैं। तो इसी काउंसलिंग के दौरान मैंने पाया कि वो इंटरव्यू के बारे में जो बिल्कुल एक व्यावहारिक पक्ष है उसको सामने रखते हैं। आपको किताबों में बहुत कुछ पढ़ने को मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे तो इंटरव्यू कैसे फेस किए जाएं ये सब लिखा रहता है। लेकिन जब तक आप इंटरव्यू के बारे में जब तक व्यावहारिक पक्ष को ना देखेंगे तब तक आप उसको सिर्फ पढ़ने से उसमें पारंगत नहीं हो सकते। तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मैं स्वागत करता हूं श्री सुधीर कोचर सर का और उनको धन्यवाद भी देता हूं कि बावजूद इतनी व्यस्तताओं के उन्होंने हमारे विद्यार्थियों को समय दिया है और अपने प्रिय विषय पर चर्चा करने के लिए उन्हें सहमति दी है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुधीर कोचर सर को कि वे आएं और साक्षात्कार के संदर्भ में अपनी बात कहें। आदरणीय श्री सुधीर कोचर सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चतुर्वेदी साहब। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज एक इतने बड़े फोरम पर इतने सारे यंगस्टर्स के बीच में अपनी बात रखने के लिए बैठा हूं। किसी विद्वान ने बहुत ही अच्छी बात कही है एक बार कि जब आप अस्पताल के सामने से गुजरते हैं तो कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घर वालों को ये बताते हैं कि देखो देखो यही वो अस्पताल है जहां पर 15 साल पहले मेरा इलाज हुआ था। कितने लोग ऐसे हैं हम में से जो किसी थाने के सामने से निकलते हैं तो ये बताते हैं कि अरे देखो भाई साहब वो 10 साल पहले यहीं पर मेरा झगड़ा हुआ था और यहीं पर मैंने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कौन ऐसा है जो पुलिस थाने के थानेदार और बाकी लोगों से मिलने के लिए जाता है कि अरे वाह साहब आपने मेरी रिपोर्ट दर्ज की थी। कितने लोग हम में से ऐसे हैं जो किसी मांगलिक भवन के सामने से निकलते हैं तो ये सोचते हैं कि अरे वाह यार यही वो जगह है जहां मेरी 20 साल पहले शादी हुई थी और मैं आज इस मांगलिक भवन के मैनेजर से जाकर के मिल के आता हूं, यहाँ के वेटर से जाके मिल के आता हूं, यहाँ के कुक से जाकर के मिल के आता हूं। शायद कोई नहीं, हमारे जीवन में हम लोग कोई ऐसा नहीं करते, लेकिन शायद हम में से हर एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने स्कूल के सामने से जब निकलता है, जो अपने कॉलेज के सामने से जब निकलता है तो पूरे गर्व के साथ कहता है कि यही वो जगह है, यही वो संस्थान है जहां पर मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल दिए हैं, जहां पर मैंने 15-20 साल पढ़ाई लिखाई की है, जहां से मैंने संस्कार पाए हैं। तो आज ऐसे ही विद्यार्थियों के बीच उपस्थित होकर के मेरा रोम रोम रोमांचित है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके बीच हूं और इसीलिए मैं आपके कहने पर आ गया हूं। दरिया को वहम था कि वो धारे पे आ गया, लेकिन मैं उससे बच के किनारे पे आ गया। मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गईं, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। तो आपके एक इशारे पर आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। हम इंटरव्यू के बारे में कुछ बातें करेंगे और उसके बाद 10 मिनट का समय आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए होगा। मैं बहुत ही बेसिक्स आपको समझाना चाहूंगा इंटरव्यू के बारे में। 2 शब्द आपने सुने हैं अपनी जिंदगी में। पहला शब्द है साक्षात्कार। इसमें 2 शब्द आपको दिखते हैं, एक है साक्षात और एक है आकार, यानी ऐसी कोई चीज जो साक्षात आपके सामने आपको दिखाई देती है। और दूसरा शब्द है इंटरव्यू। इंटर का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा इंटर कॉलेज, इंटर स्कूल। इंटरव्यू, इंटर मतलब अंतर और व्यू मतलब दृष्टि, यानी जिसके माध्यम से
आदमी के अंतर्मन का पता चलता है। तो अब यदि हम इन दोनों को क्लब कर दें, दोनों को मिला दें, तो इंटरव्यू एक ऐसी चीज है, साक्षात्कार एक ऐसी चीज है जिसमें दो लोग साक्षात सामने आमने होते हैं और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अंतर्मन के बारे में पता करता है। यह एक बहुत ही व्यवहारिक सी डेफिनेशन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरव्यू के लिए कम से कम दो लोग जरूरी हैं। एक तो इंटरव्यू लेने वाला एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और एक इंटरव्यू देने वाला। इंटरव्यू देने वाले भी कई बार एक से ज्यादा हो जाते हैं। पूछिए कैसे? तो आप गेस करिए। जब बच्चे का एडमिशन हम स्कूल में कराने के लिए जाते हैं तो स्कूल की जो प्रिंसिपल है वो मां और बाप दोनों का इंटरव्यू लेती है। तो कई बार इंटरव्यू देने वाले दो लोग भी हो जाते हैं। सामान्य तौर पर तो एक ही होता है, लेकिन कई बार दो हो जाते हैं। तो इंटरव्यू लेने वाले हो गए, इंटरव्यू देने वाले हो गए। दूसरी चीज ये है कि वो एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए। तो पहले का जमाना ऐसा था जब दोनों फिजिकली आमने सामने होना जरूरी थे, लेकिन अब आज के जमाने में वर्चुअली भी हम आमने सामने हो सकते हैं। तो वीडियो कॉल से, जूम कॉल से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, टेलीफोन कॉल से हम एक दूसरे का इंटरव्यू ले सकते हैं। तो किसी न किसी जरिए से दो लोग एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। फिर इसके बाद में इसमें एक जरूरी चीज और है कि भाई एक दूसरे को दिखने लगे। अब करें क्या? तो एक दूसरे के बीच में संवाद होता है, एक दूसरे के बीच में प्रश्नोत्तर होते हैं, तो कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होता है दो लोगों के बीच में, तब वो इंटरव्यू स्टार्ट होता है। और आखिरी चीज क्या है? इस संवाद का रिजल्ट क्या? इस संवाद से हम क्या हासिल करना चाहते हैं? तो हम ये देखते हैं इंटरव्यू करने के बाद कि ये व्यक्ति उस काम के लिए उपयुक्त है कि नहीं जिस काम के लिए ये इंटरव्यू देने को आया है। हम फाइनली उसकी उपयुक्तता का निर्धारण करते हैं कि इस व्यक्ति को मैं हां बोलूं कि ना बोलूं। अब देखिए, इंटरव्यू एक प्रकार का इंद्रधनुष है। जब भी इंटरव्यू के बारे में बात होती है तो हमको लगता है, अरे पहला विचार दिमाग में आता है कि अरे जॉब के लिए इंटरव्यू। तो केवल जॉब के लिए इंटरव्यू हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि इंटरव्यू एक इंद्रधनुष है। आप देखिए, शादी के लिए लड़का और लड़की जब एक दूसरे को देखने के लिए जाते हैं तो दोनों पक्ष के परिवार वाले इंटरव्यू लेते हैं, लड़की का भी इंटरव्यू लेते हैं, लड़के का भी। क्या करते हो भाई, कितनी सैलरी है आपकी, कहां कहां नौकरी की आपने, हमारी लड़की को कहां रखने वाले हो। तो दोनों लोग बराबर प्रश्न करते हैं, वो भी इंटरव्यू है। लड़के की जान निकल जाती है, लड़की की जान निकल जाती है, क्या क्या पूछेंगे, बहुत नर्वस हो जाती है। एडमिशन के लिए मैंने आपको बताया कि मां बाप का इंटरव्यू होता है। पासपोर्ट और वीजा बनवाने आप जब जाते हो तो वीजा ऑफिसर आपका इंटरव्यू लेता है, क्यों जाना है भाई अमेरिका आपको, क्या काम है, कौन रहते हैं, कितने दिन में वापस आने वाले हो, कितना पैसा है आपकी जेब में, सब पूछता है आपसे। वो इंटरव्यू देना पड़ता है आपको। स्कॉलरशिप करने के लिए, स्कॉलरशिप लेने के लिए, पीएचडी करने के लिए, पीएचडी में आपने सुना होगा कि वाइवा लिया जाता है। तो वाइवा भी एक तरह का इंटरव्यू है। जब पीएचडी का हम जब थीसिस वगैरह लिखते हैं तब वो लिया जाता है। इसके बाद में आप लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, आप लोगों में से जो लोग लैब में काम करते हैं, प्रयोगशालाओं में काम करते हैं बच्चे, वो लोगों को प्रैक्टिकल में अपने इंटरव्यू देना पड़ते हैं। तो जो प्रैक्टिकल लेने वाले आते हैं, आपके प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। वो पूछते हैं कि साहब इसमें इसको मिलाने से क्या होता है, तुमने इसको कैसे किया, ब्ला ब्ला ब्ला। इसके अलावा आपने देखा होगा कि टीवी पर, रेडियो पर, अखबार में तमाम तरह के इंटरव्यू छपते हैं। आपने रतन टाटा का इंटरव्यू देखा होगा, आपने बिल गेट्स का इंटरव्यू देखा होगा, आपने अमेजॉन के जेफ बेजोस का इंटरव्यू देखा होगा, आपने दुनिया भर के लोगों के इंटरव्यू देखे होंगे। तो ये इंटरव्यू आते हैं, मीडिया वाले इंटरव्यू लेते हैं लोगों का, चलते चलते इंटरव्यू लेते हो, तो आपका भी इंटरव्यू ले लेते हैं रास्ते में कि साहब एक बात बताइए, आपको सीएम हेल्पलाइन से शिकायतों का निराकरण ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए, आपको सेवाएं ठीक से मिल रही है कि नहीं, बताइए। तो इंटरव्यू कहीं पर भी हो जाता है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर। इसके अलावा होता है आखिरी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। जैसे मान लीजिए आपने आईआईएम में एडमिशन लेना है आपको, तो आईआईएम की एग्जामिनेशन में पहले तो रिटन एग्जाम होगी, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। यूपीएससी के इंटरव्यू, तो कहने का तात्पर्य यह है, हाँ, आप यदि मान लीजिए स्वरोजगार करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं और आपके पास पैसा नहीं है, अब आप पैसा लेने के लिए बैंक जाते हैं। अब बैंक में जब आप अपना प्रोजेक्ट लेकर के जाते हैं तो बैंक मैनेजर आपसे तमाम सवाल करता है, आपका इंटरव्यू लेता है कि भैया क्या करने वाले हो, बहन जी कहां इन्वेस्ट करोगी आप, कितने दिन में आपको रिटर्न मिलेंगे, कितना पैसा वापस आएगा, आपका बिजनेस कितने दिनों में लाभ की स्थिति में आ जाएगा।
ये सारे प्रश्न वो करते हैं, और जब वो आपसे संतुष्ट होते हैं तभी वो आपका लोन स्वीकृत करते हैं। तो आप देखेंगे कि इतने प्रकार के इंटरव्यू जो है आपको अपनी लाइफ में देना पड़ते हैं। तो आपकी पूरी जिंदगी फुल ऑफ इंटरव्यूज है, फुल ऑफ परीक्षाएं। अब मजेदार बात देखिए कि रिटन एग्जामिनेशन जो होती है उसमें लिखावट होती है, आप कैसा लिखते हैं उससे नंबर दिए जाते हैं। लेकिन इंटरव्यू में दो चीजें देखी जाती हैं, एक तो दिखावट, आप दिखते कैसे हैं, आप रहते कैसे हैं, दूसरा आपके मन की बनावट। तो आपने देखा कि रिटन एग्जामिनेशन केवल लिखावट के बेस पे होती है, लेकिन इंटरव्यू में मन की बनावट, आपका मन कैसा बना हुआ है, आपका व्यक्तित्व की दिखावट, आपका व्यक्तित्व कैसा दिखता है, इन चीजों की परीक्षा होती है। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी एक दूसरे के पूरक हैं। अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, कि रिटन एग्जामिनेशन का हमेशा कोई ना कोई पाठ्यक्रम होता है, हमेशा कोई ना कोई सिलेबस होता है, लेकिन इंटरव्यू एक ऐसी चीज है जिसका कोई सिलेबस नहीं होता। पूरी दुनिया में इंटरव्यू में जमीन से लेकर आसमान तक कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। इंटरव्यू का कोई सिलेबस आज तक डिजाइन नहीं हुआ है। इंटरव्यू देने वाला भी इंसान होता है, इंटरव्यू लेने वाला भी इंसान होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का युग आ गया है, लेकिन अभी ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई है कि एक तरफ रोबोट हो और एक तरफ आदमी हो और हम इंटरव्यू लें। हो सकता है थोड़े दिनों बाद इस तरीके के चैटबॉट्स विकसित हो जाएं। आई होप आप लोग चैटबॉट समझते होंगे। चैटबॉट्स के माध्यम से हो सकता है कि मशीन और इंसान का संवाद होने लगे, बट फिलहाल इंसान और इंसान एक दूसरे से बात करते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं काबिलियत और किस्मत का कनेक्शन। आपकी काबिलियत और आपकी किस्मत दोनों जब साथ देती हैं तो आप इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो जाते हैं। किस्मत इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको जब इंटरव्यू से आप बाहर आते हो आपको लगता है अरे यार इसका उत्तर तो मेरे को इतना बढ़िया तरीके से याद था, बस उसी समय मेरे को ध्यान में नहीं आया इंटरव्यू के समय में। ये किस्मत की बात है। अदरवाइज आपको आती थी चीज, लेकिन वो उस समय क्लिक नहीं हुई आपको। इंटरव्यू में कौन सामने बैठेगा, आपका बोर्ड किसका होगा, कौन व्यक्ति आपका इंटरव्यू लेगा, ये किस्मत की बात है, ये आपके हाथ में नहीं है। सो इट्स अ मिक्स ऑफ काबिलियत एंड किस्मत। और इसीलिए इंटरव्यू जैसी चीज चूंकि इंसान और इंसान के बीच में होती है और इंसान मन रखता है, इंसान विचार रखता है, इसीलिए इंटरव्यू में सब्जेक्टिविटी भी होती है और इंटरव्यू में ऑब्जेक्टिविटी भी होती है। यानी लोग आपके उत्तरों से प्रभावित भी हो सकते हैं, अप्रभावित भी हो सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो थोड़ी सब्जेक्टिविटी होती है, थोड़ी ऑब्जेक्टिविटी होती है। अब मैं आपको कुछ फेमस इंटरव्यूज से गुजारना चाहूंगा और मैंने इसके लिए कुछ फिल्मी एग्जांपल आपके लिए लिए हैं। आप लोगों में से जितनों ने 3 इडियट्स पिक्चर देखी होगी, 3 इडियट्स पिक्चर में शर्मन जोशी अपना इंटरव्यू देते हैं जब वो अपनी बहुत सारी हड्डियां तोड़वा लेते हैं, उसके बाद वो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। और इंटरव्यू खत्म होने से पहले वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं कि भाई साहब ऐसा है, यदि आपको मेरा एटीट्यूड पसंद नहीं है तो आप अपनी नौकरी अपने पास रखिए, मैं अपना एटीट्यूड अपने पास रखता हूं। ये वहां पर उन्होंने दिखाया और उनको वो जॉब मिल गई। दूसरा, मैं जो ये चीज बता रहा हूं आप इनकी वीडियोस देखिएगा, इनके इंटरव्यूज के वीडियोस बड़े मजेदार हैं, आप जरूर देखना ये वीडियोस, आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी इनसे, लाइव एग्जांपल्स हैं ये। दूसरा वीडियो आप देखिएगा, पिक्चर का नाम है राजू बन गया जेंटलमैन। इस पिक्चर में शाहरुख खान एक इंटरव्यू देते हैं और शाहरुख खान का ये इंटरव्यू प्रत्युत्पन्नमति एक हिंदी का बहुत कठिन शब्द है जिसका मतलब है कि हम कितने त्वरित जवाब दे पाते हैं, कितना फटाक से हमारा माइंड क्लिक करता है उत्तर देने के लिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारी कितनी तेज है, कितनी शार्प है, इसका ये उदाहरण है। तो वो किस तरीके से इंटरव्यू लेने वालों का माइंड डाइवर्ट कर देते हैं, देखने लायक और रोचक कहानी है। 2 मिनट का ये वीडियो है, जरूर देखिएगा। तीसरा वीडियो मैं आपको बताता हूं, देखिएगा, फिल्म का नाम है आरक्षण। और आरक्षण पिक्चर में सैफ अली खान इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और सैफ अली खान अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि सब कुछ भी हो जाए, नौकरी मिले ना मिले, मैं अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकता। और बहुत ही सधे हुए शब्दों में उन्होंने इंटरव्यू लेने वालों को ऐसे जवाब दिए हैं कि इंटरव्यू लेने वाले हक्के बक्के रह गए। ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए उन लोगों के जिन्होंने बहुत अच्छे इंटरव्यू दिए।
अब मैं आपको दो एग्जांपल ऐसे देता हूं जो बहुत अच्छा इंटरव्यू लेने वाले हैं, जिन्होंने इंटरव्यू बहुत अच्छे लिए, क्योंकि आप कल को जाकर के बिजनेसमैन बनेंगे, बड़े कंपनी के मालिक बनेंगे, तो आपको इंटरव्यू लेना भी पड़ेंगे। पहला एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसको सर्च करिएगा, नायक फिल्म जो है अनिल कपूर की। इस फिल्म में अनिल कपूर अमरीश पुरी का इंटरव्यू लेते हैं और उनको अपने जिंदगी में ऐसा ब्रेक मिलता है कि उनका पहला ही इंटरव्यू मुख्यमंत्री का इंटरव्यू होता है और उसके बाद उनकी दुनिया बदल जाती है। सो इंटरव्यू लेने वाला कैसा होना चाहिए ये देखना हो तो इस पिक्चर का इंटरव्यू वाला सीन देखिए, जिसमें अनिल कपूर अनुपम खेर का इंटरव्यू लेते हैं। और दूसरा, आज के जमाने की बात करूं तो हम सब ने, आप लोगों ने, आई थिंक आप सब जानते होंगे, कपिल शर्मा शो आता है। और कपिल शर्मा शो एक ऐसा शो है जो उसने आदमी ने अपने दम पे खड़ा किया, अकेले आदमी के दम पे वो शो चलता है। और उस शो में वो कितने तरीकों से और किस किस तरह से लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, ये एक उदाहरण है, ये सीखने वाली चीज है। सो ये सारे एग्जाम्पल्स आप देखेंगे तो समझेंगे आप कि इंटरव्यू देना और इंटरव्यू लेना दोनों बहुत बड़ी कला है, दोनों बहुत बड़े विज्ञान है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताना चाहूंगा, आई होप कि आपको अच्छा लग रहा है और आप ध्यान से सुन रहे हैं। इंटरव्यू में क्या क्या परखा जाता है, क्या देखा जाता है, और इंटरव्यू लेने के समय भी और इंटरव्यू देने के समय भी इन चीजों को हमको देखना पड़ेगा कि क्या देखता है इंटरव्यू लेने वाला। पहली चीज, आपकी पर्सनालिटी देखता है। आप कैसे तैयार होकर के आए हो, कैसे व्यवस्थित हो, कैसे ड्रेस्ड हो, किस तरह से आप दिखते हो, आपका व्यक्तित्व पूरा देखता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप कितने पैर हिलाते हो, आपके हाथ की उंगलियां कितनी चटकती हैं, आपके माथे पे कितना पसीना आता है, आप कितने रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ सकते हो, आप कितने कंधे उचकाते हो, आप कितनी बार हाथ घुमा घुमा करके बात करते हो, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज है। आपके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं, क्या आपके चेहरे पे गुस्सा आता है, क्या आपके चेहरे पे तनाव आता है, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज को वॉच करते हैं। आपके विचार और विश्लेषण देखते हैं, वो आपसे प्रश्न करते हैं, अच्छा बताइए इसके बारे में आपके क्या क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हैं कि देश की सबसे बड़ी समस्याएं कौन सी हैं। तो वो देखते हैं कि आप में कितनी ताकत है, आप किताब से बोलते हैं कि मन से बोलते हैं। तो आप रटे रटाए उत्तर दे रहे हैं कि आपका खुद का दिमाग सोच करके उत्तर दे रहा है। वो देखते हैं कि आपके बोलने का तरीका कैसा है, क्या आपके बोलने में विनम्रता है, क्या आपके बोलने में आत्मविश्वास है, क्या आपके बोलने में हठधर्मिता है, क्या आपके बोलने में पॉजिटिविटी है, क्या आपके बोलने में नेगेटिविटी है, कैसे बोलते हैं आप, ये वो देखते हैं। फिर वो ये भी देखते हैं कि आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स मालूम है कि नहीं। वो आपसे पूछते हैं, अच्छा बताओ भाई शिशु मृत्यु दर क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछते हैं कि साहब भारत का ये वाला खिलाड़ी कैसा था, ये वाला खिलाड़ी कैसा है, दुनिया भर की चीजें, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में पूछते हैं आपसे, आपको मालूम होना चाहिए, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस आपको है कि नहीं, ये देखते हैं। आपके परिवार के बारे में पूछते हैं, आपके जन्म स्थल के बारे में पूछते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आपका जन्म स्थल नरसिंहपुर है। अब देखिए प्रश्नों से प्रश्नों की श्रृंखला बनती। आपने कहा कि साहब आप नरसिंहपुर के गोटे गांव के रहने वाले हैं, अब या नरसिंहपुर के करेली के रहने वाले हैं। जैसे ही आपने करेली का नाम लिया, वो बोलेंगे अच्छा करेली में तो गुड़ बड़ा फेमस है, अच्छा बताइए कौन सा वाला गुड़ होता है वहां पर। आपने कहा कि मैं मुरैना का रहने वाला हूं, तो बोलेंगे अच्छा भाई साहब मुरैना की तो गजक बड़ी फेमस है, आप बताइए गजक बनती कैसे है, गजक में क्या क्या चीजों के कंपोनेंट्स होते हैं। तो आपका इंटरव्यू उस दिशा में जाने लगता है। तो परिवार की और आपकी पृष्ठभूमि के बारे में वो पूछते हैं। इसके बाद आपकी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। एजुकेशन दो तरह की होती है, पहली एकेडमिक एजुकेशन यानी बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, इस तरह की एजुकेशन, और दूसरी होती है प्रोफेशनल एजुकेशन यानी एमबीए, बीएड और पीजीडीसीए, इस तरह की जो एमसीए, इस तरह की एजुकेशन, इनके बारे में वो आपसे पूछते हैं। आपके पिछले जॉब के बारे में पूछते हैं कि भैया अभी तक क्या कर रहे थे आप, अभी तक आपने कहां कहां पर काम किया, आपने तो एजुकेशन 4 साल पहले कंप्लीट कर ली थी, 4 साल तक आप कहां रहे, इसके बारे में पूछते हैं। इसके बाद आपकी पसंद नापसंद जानते हैं, आपकी हॉबीज क्या हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपको किन चीजों में आनंद आता है, जिंदगी की किन चीजों में आपको रस लेते हैं, कौन सी चीजें आपको नीरस लगती हैं, ये पूछते हैं। इसके बाद वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। आपके सामने कोई टास्क दे दी कि यार यदि आपके साथ ऐसा होगा तो आप क्या करोगे। यदि आप कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो और उसी समय किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप पहले इंटरव्यू देने के लिए जाओगे कि पहले एक्सीडेंट होने वाले को बचाने के लिए जाओगे।
इंटरव्यू देने जब नहीं जाओगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी, और उस आदमी को बचाओगे नहीं तो उसकी जिंदगी चली जाएगी। तो क्या करोगे आप? ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चन करते हैं। फिर वो ये भी देखते हैं कि आप उनके प्रश्नों को कैसे रिएक्ट करते हैं, आप उनके प्रश्नों पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, आपका रिएक्ट करने का तरीका क्या है। फिर उसके बाद वो ये देखते हैं सब मिला करके कि आप इस काम के लिए, जिस काम के लिए आप आए हैं, उसके लायक हैं कि नहीं, आप वो काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि इंटरव्यू में केवल आपकी एजुकेशन नहीं देखी जाती, आपका ओवरऑल व्यक्तित्व, ओवरऑल पर्सोना देखा जाता है कि आप फिट हो कि नहीं हो। फिर आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखी जाती है। कई बार आपका सेंस ऑफ ह्यूमर देखा जाता है। सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब तुरंत जवाब देने का सलीका। जैसे आपसे पूछा कि बताओ सुंदर और आकर्षक में क्या अंतर होता है, तो हमने फट से कहा सुंदर वो जिसको आप देखें और आकर्षक वो जो आपको देखे। ऐसा फट से जवाब देते आना चाहिए, तो आपको सामने वाले को लगता है कि यार इस आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा गजब का है, इसको तुरंत जवाब देते आता है। और आपसे केस स्टडीज वो दे देते हैं, सिचुएशन दे देते हैं जिसके बारे में मैं बता चुका हूं। तो ये कुल मिलाकर के एक आदमी को टेस्ट करने का तरीका होता है। इतनी तरह की वैरायटी की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं या आप खुद भी पूछ सकते हैं। अब देखिए, मैंने कुछ वो प्रश्न बनाए हैं जो बच्चों के मन में अक्सर आते हैं और बच्चे हमेशा पूछते हैं, इनके जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। जैसे कई लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि अरे मेरा इंटरव्यू तो 45 मिनट चल गया, अरे मेरे से तो प्रश्न ही प्रश्न पूछे। दूसरा वाला उदास हो जाता है कि जिसका इंटरव्यू 15 मिनट में ही खत्म हो गया। वो बोलता है अरे यार मेरा इंटरव्यू तो 15 ही मिनट में खत्म हो गया, इसको 45 मिनट तक सुना, इसका मतलब इसमें कोई बहुत खास बात थी। और जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि जिसने 15 मिनट इंटरव्यू दिया वो पास हो गया, वो सिलेक्ट हो गया, और जिसने 45 मिनट दिया वो नहीं हो पाया। कहने का आशय क्या कि इंटरव्यू की लंबाई से एक्चुअली हमारी सोच ऐसी ही चलती है। हम जब कॉलेज में और मैं वार्षिक परीक्षाओं में अपने उत्तर लिखते हैं तो हमको लगता है कि जिसने जितनी सप्लीमेंट्री कॉपियां ली उसके उतने अच्छे नंबर आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, और यही सोच हमारी इंटरव्यू में भी जाती है। तो यह बिल्कुल आपका भ्रम है यदि आप ऐसा सोचते हैं। आपके इंटरव्यू की लंबाई से आपके सिलेक्शन का कोई नाता नहीं। आप हो सकता है कि 1 या 2 मिनट आपका इंटरव्यू चले और 2 मिनट में सामने वाले आपको जज कर ले कि आप कैसे हो। सामने वाले ने धूप में बाल सफेद नहीं किए, उसको सब मालूम है कि आदमी कैसा है। तो हो सकता है वो आपको 2 मिनट में भी जज कर ले और हो सकता है वो आपको 45 मिनट ले ले जज करने के लिए, डिपेंड्स। लेकिन इस आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि किसी का कम इंटरव्यू चला तो वो सिलेक्ट नहीं होगा और जिसका ज्यादा चला वो सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा, यदि मान लीजिए आपको कई सारे सवालों के उत्तर नहीं आते इंटरव्यू, आप बार बार सोच में पड़ जाते हो क्या उत्तर दूं, अरे इसका तो उत्तर मालूम ही नहीं, और कई बार आपको उत्तर में ना कहना पड़ता है, तो क्या इससे यह माना जाए कि आप फेल हो जाओगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इंटरव्यू देखिए, इंटरव्यू और रिटन एग्जामिनेशन में यही फर्क है। रिटन एग्जामिनेशन में यदि आपने प्रश्न का उत्तर गलत दिया, यदि प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था और आपने गुजरात की बजाय महाराष्ट्र लिख दिया, तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, बिल्कुल 0 नंबर मिलेंगे। लेकिन यदि आपसे इंटरव्यू में यही प्रश्न पूछा जाए कि महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था और आपने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत विनम्रता के साथ यह कहा कि सर मैं माफी चाहूंगा, मुझे बिल्कुल ध्यान में नहीं है सर, मैं माफी चाहता हूं, हो सकता है यह उत्तर भी बहुत पसंद आए, क्योंकि यहां पर वो आपके उत्तर का सही होना नहीं जांचेंगे, वो आपके आत्मविश्वास को जांचना चाहते हैं। आपके उत्तर का सही और गलत होना तो वो रिटन एग्जामिनेशन में जांच चुके हैं, यहां पर वो सही गलत की इंक्वायरी करने नहीं बैठे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि कई बार जो लोग गलत उत्तर देकर के आते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ देकर के आते हैं, उनका भी इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है। इसीलिए हमको रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के इस भेद को समझना पड़ेगा। कई बार हमको लगता है कि क्या 15 मिनट में, आधे घंटे में हम अपनी पसंद का व्यक्ति चुन सकते हैं? अरे बिल्कुल चुन सकते हैं। जब 15 मिनट में, आधे घंटे के इंटरव्यू लेकर के आप अपने लिए लाइफ पार्टनर चुन लेते हो, आप शादी कर लेते हो एक व्यक्ति से और 40 साल उसका साथ निभाते हो, तो क्या 15 मिनट में एक अच्छा आदमी नहीं चुना जा सकता? बिल्कुल चुना जा सकता है। तो इसलिए यह गफलत हमको नहीं रहनी चाहिए कि 15 मिनट में हम किसी को क्या जज करेंगे। आप 15 से 20 मिनट के अंदर एक व्यक्ति को आराम से जज कर सकते हैं। और आपको यह समझना होगा
कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति फुली परफेक्ट नहीं है, थोड़ी बहुत कमियां तो सब में ही रहती। तो इसीलिए हमको वो व्यक्ति चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्लस हो और कम से कम माइनस हो। माइनस तो सब में रहेंगे, लेकिन जो जिसमें कम से कम हो वो हमारे लिए सबसे अच्छा है। अगला, क्या इंटरव्यू का कोई और विकल्प है? मैंने तो आज तक नहीं देखा कि इंटरव्यू का कोई और विकल्प निकल पाया हो, बिकॉज वो एक ऐसा तरीका है जिससे आप व्यक्ति की पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं। क्या कई बार लोग पूछते हैं कि क्या बहुत सुंदर दिखने वाले, बहुत अच्छे कपड़े पहनने वाले, बहुत स्मार्ट तरीके से बात करने वाले ये लोग इंटरव्यू में ज्यादा सिलेक्ट होते हैं, या फिर हम तो साहब गांव के रहने वाले हैं, हम तो बहुत साधारण घर के हैं, हम तो बिल्कुल साधारण बैकग्राउंड से आते हैं, क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा? ये तो बड़े अच्छे अच्छे शहरों के लोग और ये सब बड़े टिप टॉप होकर के आते हैं, टाई और सूट पहन करके आते हैं, बढ़िया हिल की सैंडल पहन के आते हैं, और ये लोग सिलेक्ट होंगे, हम लोग सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं। ये बातें जब हमारे दिमाग में आना शुरू होती हैं तो हमारा आत्मविश्वास नीचे जाने लगता है। एक्चुअली हमारा मन बहुत बदमाश है। हमारा मन जो है ऐसी कलाकारियां करता है कि हमको इस तरह की नेगेटिव फीडिंग देना शुरू करता है। आपके सौंदर्य से, आपके कपड़ों से आपका इंटरव्यू जज नहीं किया जाता है, आपकी काबिलियत से आपकी इंटरव्यू ली जाती है और उसी से आपकी पहचान की जाती है। आपने कई बार देखा होगा विज्ञापनों में कि एक वो लड़की है, वो ऑटो रिक्शा से उतरती है और ऑटो रिक्शा से उतर के आती है तो सामने वाले को लगता है, अरे वो बड़ा अम्यूज्ड हो जाता है, जो उनके नियोक्ता होते हैं, कि अरे ये इतने गर्व से कह रही है कि मेरे पिता ऑटो चालक हैं, और वो एक किसी वॉशिंग पाउडर की एड है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, भले ही संसाधनों में कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा आत्मविश्वास हमारे लिए सब कुछ है। वो यदि हमारे पास है तो हमको कोई नहीं रोक सकता। क्या अंग्रेजी नहीं आने से हमको नुकसान होता है? बिल्कुल नहीं होता। मैंने अपने सारे इंटरव्यू जिंदगी के हिंदी में दिए और मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले। मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की, मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, मैंने सरकारी कॉलेज में पढ़ाई की, और मैं आपकी ही जनरेशन का लड़का हूं। मैं 1960s की पैदाइश नहीं हूं, मैं फेसबुक जनरेशन का लड़का हूं। तो इसीलिए आज की जनरेशन में भी हिंदी में भी आप यदि इंटरव्यू देते हैं, अपनी बात रखते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जबरदस्ती दिखाने की कोशिश मत करो कि मुझे अंग्रेजी आती है, और ही को शी बोलना मत शुरू करो। बहुत ही गंदा लगता है वो सीन जब आपको अंग्रेजी नहीं आती है और जबरदस्ती आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं सामने वाले के सामने, और अलट सलट गलत सुलट अंग्रेजी बोलते हैं और अपना इंप्रेशन खराब कर लेते हैं। पहले ही बोल दीजिए कि सर मैं हिंदी में जवाब देना मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूं, कृपया आप हिंदी में पूछने का कष्ट करें। सामने वाला यदि फिर भी अंग्रेजी में पूछता है, आप हिंदी में जवाब दीजिए। आपको जबरदस्ती गिटपिट करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आपकी जो भाषा में मास्टरी है आप उस भाषा में जवाब दीजिए। और कई सारी एग्जाम्स में यह पूछ लिया जाता है फॉर्म भरते समय ही कि आप इंटरव्यू और एग्जामिनेशन का मीडियम क्या रखेंगे, तो उसमें आप वो वाली भाषा रखिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। यदि आप अंग्रेजी में कंफर्टेबल हैं, आप शान से अंग्रेजी रखिए। यदि आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, आप शान से हिंदी को रखिए। भाषा बैरियर नहीं है, न कोई भाषा अच्छी है न कोई भाषा बुरी है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी मास्टरी किस भाषा में है, वो भाषा आप अपने लिए रखिए। एक लोग पूछते हैं हमसे कि क्या सर इंटरव्यू में सब सच सच बता देना चाहिए, क्या सब ईमानदारी से बोल देना चाहिए? देखिए, आपको कब क्या बोलना है और कितना बोलना है, इसका विवेक हमेशा आपको होना चाहिए। इसके लिए आपको अनलिमिटेड आजादी नहीं दी जा सकती है किसी भी जगह पर। तो यह हमको तय करना पड़ता है कि हमको क्या और कैसे बोलना है। लेकिन कई बार बहुत ऐसी चरम वाली चीजें हम बोल जाते हैं गलती से, जो कि हमको नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है कि वो हमारे व्यक्तिगत विचार, जैसे कई बार हमको लगता है कि इस दुनिया में सब बेईमान भरे पड़े हैं। कई बार हमको लगता है, लोग बहुत बोलते हैं, अरे सब खराब चल रहा है, पूरा सिस्टम ही खराब है, यहां तो कोई अच्छा नहीं है, जैसे कोई आप ही सबसे बड़े 30 मार खाओ। तो क्या इस तरह की सोच इंटरव्यू में सामने रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। वो आपकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन इस तरह की विचारधाराएं इंटरव्यू में रखने से हमारा ही नुकसान होता है। तो हमेशा अपना उत्तर बैलेंस्ड होना चाहिए, हमारा उत्तर संतुलित होना चाहिए और सच होना चाहिए। और नेगेटिव विचारधाराएं, क्रांतिकारी विचारधाराएं रखने से बचना चाहिए। जैसे कई लोग बोलते हैं, अरे सर मैं तो पूरी दुनिया बदल देना चाहता हूं, ये तो मैं सब कुछ खत्म कर देना चाहता हूं, ये तो सब खराब चल रहा है, पूरा सिस्टम उखाड़ के फेंक दो, इसकी जगह मैं पूरा नई व्यवस्था, मैं आ जाऊंगा तो मैं क्रांति ले आऊंगा।
और जब वो सिस्टम में आ जाता है तो सबसे पहले बोलता है सर क्रांति लाने, पहले तो बोलता है कि इंटरव्यू में कि अरे सर मुझे मध्य प्रदेश में कहीं भी पोस्ट कर दो, मैं तो गांव में भी रह करके देश की सेवा करना चाहता हूं। और जैसे ही नौकरी में आ जाता है फिर बोलता अरे सर प्लीज सर वो मेरे पिताजी को डायबिटीज है, मेरी माँ को हार्ट अटैक है, इसको कैंसर है, इसको लंग्स की प्रॉब्लम है, प्लीज मेरे को इंदौर भोपाल के पास पोस्टिंग दिला दीजिए सर, प्लीज सर इतनी दया कर दीजिए सर मेरे ऊपर। सब बदल जाते हैं। इंटरव्यू देने के समय हम आर्टिफिशियल बिहेव करते हैं और उसके बाद हम एक्चुअल बन जाते हैं। जब संसार में एक्चुअल में नौकरी में आते हैं तब हम अपना जो सही रंग है वो दिखाने लगते हैं। तो कोशिश करिए कि हम असली रहें, हम वास्तविक रहें, हम नकली न रहें, ताकि आपको लेने वाला आप पर विश्वास करके, आपकी बात पर विश्वास करके आपको लेने वाला व्यक्ति धोखा ना खाए कि यार मैंने धोखे में कितनी बड़ी गलती कर दी। फिर इंटरव्यू में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? देखिए इंटरव्यू में हमेशा डिसेंट कपड़े पहनने चाहिए। आपके पास नए, देखिए डिसेंट कपड़े और नए कपड़े में फर्क है। मैंने कहीं नहीं कहा कि आपको नए कपड़े पहनने चाहिए। और जो लोग नए कपड़े एकदम ब्रांड न्यू कपड़े पहन करके जाते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है इंटरव्यू में, क्योंकि पहले ही दिन कपड़ों की फिटिंग में दिक्कत आ जाती है। जूते आप पहन करके चले गए बिल्कुल नए आपने खरीद लिए और पता चला वो जूते काटने लगे आपको पैरों में और आपको पैरों में दिक्कत होने लगी। तो कभी भी इस तरह के काम नहीं करना चाहिए। हमको पहने हुए कपड़े पहन के जाना चाहिए, पहले जो पहने हुए हों, लेकिन वो बाकायदा व्यवस्थित रूप से प्रेस होना चाहिए, उनकी फिटिंग ठीक होना चाहिए और हम पर वो सूट करना चाहिए और डिसेंट होना चाहिए। भड़कीले वस्त्र हम नहीं पहन के जा सकते। ऐसा नहीं कर सकते चप्पल में चले गए, चप्पल पहन ली स्लीपर और चले गए, या साधारण चमड़े की चप्पल पहन ली और चले गए। सभी लोगों के लिए एक ड्रेस कोड है। महिलाओं के लिए साड़ी या सलवार सूट, पुरुषों के लिए पैंट शर्ट या फिर कोट। कोई जरूरी नहीं है कि आप कोट और टाई लगाएं। कई लोग क्या करते हैं, भर गर्मी चल रही है और उसके बावजूद भी अपने आप को दिखाने के लिए, स्मार्ट दिखाने के लिए कोट और टाई लगा लेते हैं। और क्या होता है फिर, जैसे ही इंटरव्यू हॉल में पहुंचते हैं हमको पसीने आने लगते हैं, तो फिर हम जो है अनकंफर्टेबल होने लगते हैं। तो वही ड्रेसिंग पहनना चाहिए जो मौसम को और हमको सूट करती हो। और इसके लिए आपके पास 2 जोड़ी ड्रेस हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस व्यवस्थित होने चाहिए। 1 जोड़ी जूते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यवस्थित होने चाहिए, उसकी पॉलिश व्यवस्थित होनी चाहिए, इतना करा लीजिए, दैट्स इट। इंटरव्यू के समय कई लोग बोलते हैं कि हमको नर्वसनेस आ जाती है, हम नर्वस हो जाते हैं। तो भैया मैं ये कहूंगा कि यदि आप इंटरव्यू देते समय नर्वस हो रहे हैं, इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। इंटरव्यू देते समय नर्वस होना बड़ी नॉर्मल चीज है। यदि इंटरव्यू देते समय आप नर्वस नहीं है तो मुझे लगता है कुछ एबनॉर्मल है, कुछ प्रॉब्लम है आपके साथ। तो इंटरव्यू में नर्वस होना बहुत प्राकृतिक चीज है, लेकिन इसका समाधान कैसे निकाला जाता है? आप लोगों को अभी से जीवन में बहुत सिंपल चीज है, गहरी सांस लेने की आदत होना चाहिए। हमको हर 1 घंटे में बस इतना सा करना है, 1 रुपया भी नहीं लगता, किसी जिम में नहीं जाना पड़ता। जिस जगह बैठे हो उस जगह जो है, बाथरूम में भी गहरी सांस ले सकते हो, खेल के मैदान में भी गहरी सांस ले सकते हो, जहां बैठे हो वहां गहरी सांस ले सकते हो। गहरी सांस लेने का आप अभ्यास करते हो तो नर्वसनेस और टेंशन हमारे दिमाग से कम होता है। आत्मविश्वास को कैसे ऊंचा रखें? देखिए आत्मविश्वास तभी ऊंचा होता है, पहली चीज जब इंटरव्यू की तैयारी आपकी बहुत अच्छी होती है। तो किसी भी इंटरव्यू को लाइटली मत लीजिए, उसकी गंभीरता से तैयारी करिए। और दूसरी चीज, अपने आप को किसी से कम मत समझिए, दूसरों पर ध्यान मत दीजिए। जैसे ही हम इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं तो वहां हमको 10 लोग और बैठे दिखाई देते हैं। और क्या करते हैं, कई लोग वहां पर बड़े चालाक होते हैं, वो करते हैं अच्छा बताना यार तुम ये तैयारी करके आए कि नहीं आए। अरे बाप रे, अब अपने को लगता है यार अपन ने ये तैयारी तो की नहीं, अब आप नर्वस हो जाते हो। सामने वाला जो है आपको डरा देता है और आपके दिमाग में वही घूमने लगता है कि यार अब इसकी तैयारी करो। फिर हम ढूंढने लगते हैं इंटरनेट पे कि इसके बारे में पढ़ो और समझो। तो ऐसे में जो हम करके गए थे वो सब सपाट हो जाता है और सामने वाला जीत जाता है। तो ऐसा गलती हमको नहीं करना चाहिए। वेल प्रिपेयर्ड होने के बाद केवल ईश्वर प्रार्थना करनी चाहिए, गहरी सांसें लेना चाहिए और स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज देना चाहिए। मॉक इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि कहीं पर भी लोगों से रिक्वेस्ट करके एक पैनल बनवा लीजिए और उस पैनल के सामने बार बार जाकर के इंटरव्यू दीजिए। तो उससे आपको अपनी कमियां और अच्छाइयां पता चलती हैं। हमको कई बार ऐसा लगता है, लोग बोलते हैं कि साहब इंटरव्यू में तो सब फिक्स होता है, वो तो पहले से तय करके रख लेते हैं किसको सिलेक्ट करना है, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं हमको बुला करके यहां पर। या फिर आपको लगता है कि लोग मनमर्जी करते हैं, उनको जिनको सिलेक्ट करना है वो उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्या लगता है इस दुनिया में सिर्फ आप ही अच्छे हो? क्या इस दुनिया में सिर्फ आप ही ईमानदार हो?
क्या पूरी ईमानदारी और अच्छाई का ठेका आपने ले रखा है? इस दुनिया में 95% से ज्यादा लोग बहुत अच्छे हैं। यह हमको भ्रम नहीं होना चाहिए कि सामने वाले सब खराब हैं और हम ही बहुत अच्छे हैं। और यदि इंटरव्यू में गड़बड़ियां चलती हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि क्यों ना फिर मेरिट पे ही हो जाए सिलेक्शन, इंटरव्यू क्यों लेते हैं? लेकिन यह बिल्कुल गलत हमारी धारणा है। इंटरव्यू का अपना महत्व है, रिटन एग्जामिनेशन का अपना महत्व है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं और तब हम एक बढ़िया व्यक्ति को अपने लिए सिलेक्ट कर पाते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सूट करता है। तो ये कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। ये प्रश्न जो लोगों के दिमाग में आते हैं, उन प्रश्नों के कुछ प्रश्नों के जवाब मैंने देने की कोशिश की है। ये वो स्थितियां थी जिसमें आप इंटरव्यू दे रहे थे। अब जब आप इंटरव्यू ले रहे हो तब आपको क्या करना चाहिए? आप यदि इंटरव्यू लेंगे तो कैसे लेंगे? तो पहली चीज, खुद को खुदा मत समझो। आप ये मत समझो कि आप इंटरव्यू ले रहे हो तो आप बहुत बड़े तोप हो गए, बहुत बड़े 30 मार का बहुत बड़े भगवान हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। हम्बल रहिए, विनम्र रहिए, सामने वाले की कद्र करिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला किस टेंशन में है, उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है ये इंटरव्यू। और आप उस समय में यदि इस तरह का एटीट्यूड दिखाएंगे अहम वाला, तो सामने वाला और ज्यादा नर्वस हो जाएगा। दूसरी चीज, जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो हम ये अपेक्षा ना करें कि हमको 100% आदर्श व्यक्ति मिलेगा। जैसे कई बार लड़कियां बोलती ना, हमको सपनों का राजकुमार चाहिए शादी के बाद। अब सपनों का राजकुमार कभी किसी को नहीं मिलता और राजकुमारी भी नहीं मिलती। तो इसीलिए आपको 100% परफेक्ट व्यक्ति कभी दुनिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि मैं 100% परफेक्ट हो जाऊंगा तो मैं तो भगवान हो जाऊंगा, फिर मैं आपके इंटरव्यू देने थोड़ी आऊंगा। तो इसीलिए यह बात हमको स्वीकार करके रखनी चाहिए पहले से। इंटरव्यू में मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू इस बात की आजादी देता है कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं और कहीं से भी पूछ सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम इंटरव्यू देने वालों से ऐसी चीजें पूछें जो कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोची हो, क्योंकि प्रश्न तो कहीं से ही पूछा जा सकता है। अब आप उसकी परीक्षा लेने के लिए ऐसी बातें पूछने लगे जो उसने सपने में भी नहीं सोची हो, जिनके जवाब उसको पता ही ना हो। ऐसी चीजें पूछ करके हम किसी को हैरास ना करें। हम उसी तरह की चीजें पूछें जो उस व्यक्ति के दायरे में आती। जब कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने के लिए आता है तो बहुत टेंस्ड होता है। हमारा यह दायित्व है कि हम उस व्यक्ति को रिलैक्स करें, कि उनको बोल लें पहले से, आइए प्लीज बैठिए, अच्छे से उनको बिठाइए, उनको बोलिए बिल्कुल आप रिलैक्स रहिए, बिल्कुल शांत रहिए। तो जैसे ही व्यक्ति रिलैक्स होता है तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाता है वहां पर। उसको टेंशन नहीं देना, उसको उत्तेजित नहीं करना है। इंटरव्यू लेते समय अपना ज्ञान बगाड़ने की कोशिश मत करो। अपना ज्ञान झाड़ने के लिए आपको इंटरव्यू लेने के लिए नहीं बुलाया गया है। आप सामने वाले की ज्ञान की परीक्षा कर रहे हैं, आप उसकी परीक्षा करिए। इसके बाद इंटरव्यू कई बार ऐसा होता है जिसमें आप अकेले इंटरव्यू लेने वाले नहीं होते, आपके साथ 3-4 लोग और होते हैं समिति में या पैनल में। उनके व्यू उसी व्यक्ति के बारे में अलग हो सकते हैं, आपके व्यू उस व्यक्ति के बारे में अलग हो सकते हैं। सब लोग उसकी अलग अलग मार्किंग करते हैं, सब लोग उसको अलग अलग नजरिए से देखते हैं। उनके नजरिए का भी हमको सम्मान करना होगा। यदि मान लीजिए किसी इंटरव्यू देने वाले ने कोई प्रश्न का गलत उत्तर दे दिया, जैसे उसने कहा कि नहीं साहब, महात्मा गांधी तो महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, गुजरात में नहीं हुए थे, या फिर आपने उसका कोई झूठ पकड़ लिया उत्तर देने में, आपने ऐसी चालाकी से प्रश्न पूछा कि उसका झूठ पकड़ाई में आ गया, तो वहां पर सबके सामने उसको जलील मत करिए, उसको अपमानित मत करिए। वो खुद समझ जाएगा कि आपने उसको पकड़ लिया है, लेकिन सबके सामने उसकी इंसल्ट करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति गलत उत्तर दे देता है तो जानबूझ करके यह बताने की कोशिश ना करें कि अरे देखो मुझे आता है सही उत्तर, आपको तो इतना भी नहीं आता, अरे आपने कहां से पढ़ाई की, आपको इतना भी नहीं मालूम कि महात्मा गांधी कहां पैदा हुए थे। तो यह एटीट्यूड हमारा नहीं होना चाहिए। हमको प्रासंगिक प्रश्न पूछना चाहिए जो कि इस इंटरव्यू से रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए एक चाय का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं जिसमें आप लोगों को बढ़िया चाय पिलाना चाहते हैं। अब आप उससे पानीपत की लड़ाई कब हुई थी ये पूछ रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? यदि वो ये उत्तर गलत दे देता है लेकिन वो चाय बहुत अच्छी बनाता है, तो हम किस आधार पर उसको सिलेक्ट करेंगे? पानीपत की लड़ाई के आधार पर या चाय बनाने की योग्यता के आधार पर? यह हमको सोचना पड़ेगा। एक चीज और होती है, जब आप इंटरव्यू लेने वाले होते हो तो आपके सर पे एक बर्डन और आता है, वो है सिफारिशों का, रिकमेंडेशन का। और जब हम इंटरव्यू देने वाले होते हैं तब भी हम ये सोचते हैं कि यार किसी की सिफारिश लगवा देते हैं,
हो सकता है सिफारिश से काम बन जाए। तो जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो आपके पास सिफारिशें आएंगी। यह सिफारिश भी आएगी कि इसको रख लो, और यह सिफारिश भी आएगी कि इसको मत रखो। हमको सबको सुनना है, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हैं तो उस व्यक्ति को हमको सिफारिश के आधार पर कभी जज नहीं करना है। हमको उसको न्यूट्रल तरीके से जज करना है, एज इफ कि हमने कोई सिफारिश सुनी ही नहीं है। सिफारिशों पर, रिकमेंडेशंस के आधार पर यदि आप लोगों को लेने लगेंगे तो हमारी जनता का संस्थाओं पर से भरोसा उड़ जाएगा। आप लोगों का भरोसा इंस्टीट्यूशन पर से तोड़ देंगे। और इसी कारण है कि लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू खत्म कर देने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में इस तरह की चीजें होने की संभावना रहती है। तो जब इंटरव्यू लेने वाला पक्का होता है तो इस तरह की कोई गड़बड़ी इंटरव्यू में नहीं हो पाती। हम सिफारिशें सुनेंगे, क्योंकि आप किसी को मना तो कर नहीं सकते, आपको कोई बोलेगा तो, लेकिन उसको सुनने के बाद हमारा निर्णय अंतिम होगा कि हम योग्यता के आधार पर ही व्यक्ति का चयन करेंगे। अब एक बात और इंपॉर्टेंट है कि आपके सामने दो लोग आए, एक व्यक्ति इंजीनियर है, एक व्यक्ति डिप्लोमा होल्डर है, एक व्यक्ति पीएचडी है, एक व्यक्ति केवल बीए है। लेकिन यदि मुझे यह लगता है कि मेरी संस्था को फायदा किस व्यक्ति से ज्यादा होगा, तो मैं डिग्री को नहीं देखता हूं वहां पर, मैं उस व्यक्ति की योग्यता को देखता हूं जो व्यक्ति मेरे लिए ज्यादा काम का है। यदि एक गूगल क्या करता है, फेसबुक क्या करता है, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि गूगल ने मध्य प्रदेश के एक 12वीं पास लड़के को 1 करोड़ रुपए की नौकरी दी। अब आपको क्या लगता है कि गूगल केवल आईआईटी के लोगों को लेता है? बिल्कुल नहीं, वो योग्यता को देखता है कि भाई यदि योग्य है कोई व्यक्ति तो वो 8वीं पास भी हो उनको चलेगा। यदि वो उनके फॉर्मूलों को क्रैक कर सकता है, यदि वो उनके लॉग्स को क्रैक कर सकता है, तो उनके लिए 8वीं पास बच्चा भी बहुत बढ़िया है। यदि वो कोड लिख सकता है, पांचवी का बच्चा यदि कोड लिख सकता है, तो गूगल उसको एक्सेप्ट कर लेगा। सो कहने का तात्पर्य है कि हम योग्यता पर चयन करते हैं। सो कुल मिलाकर अंत में मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि इंटरव्यू का मतलब क्या होता है। इंटरव्यू का मतलब होता है हाथी निकल गया और पूंछ रह गई। इंटरव्यू छोटी सी पूंछ है, लेकिन आपको यह याद रखना पड़ेगा कि जब तक पूंछ नहीं निकलेगी हाथी निकलने का कोई मतलब नहीं है भैया। तो इसीलिए पूंछ नहीं निकली तो आपका हाथी फंसा रह जाएगा, उसका कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर ली लेकिन इंटरव्यू में फेल हो गए तो आप फेल, कुछ नहीं होने वाला। इंटरव्यू आपका भाग्य विधाता है, वो आपके लिए भाग्य के द्वार खोल देता है। जैसे शादी के लिए आपने कहा कि फलाना लड़की को कि साहब मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूं, या फलाने लड़के को कि मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूं, तो आपकी जिंदगी का भाग्य एक दिशा की तरफ खुल जाता है। उसी तरह से यदि आपने कहा कि मैं फलानी नौकरी करने के लिए तैयार हूं, या मैं इस आदमी को नौकरी पर रखने के लिए तैयार हूं, तो उस संस्था का या आपकी संस्था का भाग्य उस दिशा में खुल जाता है। तो इसीलिए इसको भाग्य विधाता कहा जा सकता है। और ध्यान रखिएगा कि इंटरव्यू दोनों तरह के आंसू निकाल देता है। इंटरव्यू दुख के आंसू भी निकाल सकता है और इंटरव्यू खुशी के आंसू भी निकाल सकता है। यह आपका चयन है कि आपको किस तरह के आंसू चाहिए। सो इंटरव्यू की तैयारी के लिए फाइनली 10 स्टेप हैं। पहला 7 स्टेप एक तरह के और 3 स्टेप दूसरी तरह के। पहला है आपको तैयारी करनी है अपने परिवार के बारे में, अपनी पृष्ठभूमि के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में, अपने वर्क के बारे में, और इसके अलावा एफएक्यू। एफएक्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। पुराने इंटरव्यूज में क्या पूछा जाता रहा है उनकी तैयारी हमको करके रखनी है। और सरप्राइज प्रश्नों की तैयारी करके रखनी। सरप्राइज प्रश्न मतलब जैसे आपसे पूछ लिया, बहुत ही कॉमन प्रश्न है कि साहब आप अभी हमारे यहां इंटरव्यू देने आए, कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए आप इंटरव्यू देने। अब ये सरप्राइज क्वेश्चन है। अब आपने सीढ़ियां गिनी तो है नहीं, लेकिन आपसे अचानक पूछ लिया कि सीढ़ी कितनी चढ़ करके आए, तो आपको बताना पड़ता है, राइट। और 3 स्टेप कौन से? ये तो 7 स्टेप हो गए जो कि आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड हैं, जो कि बाहरी प्रिपरेशन है। और आपकी आंतरिक प्रिपरेशन यानी आपकी व्यक्तित्व की प्रिपरेशन कौन सी है? उसमें 3 स्टेप हैं। पहला आपकी पर्सनालिटी, दूसरा आपकी आदतें, और तीसरा आपकी का एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड कैसा है वो ये भी देखते हैं। कई बार लड़के लड़कियां क्या करते हैं, प्रश्न पूरा सुनते नहीं और उसके पहले उत्तर देने लगते हैं। तो वो देखते हैं कि आपको सुनने की कला आप में है कि नहीं, आपको सुनने की ताकत आप में है कि नहीं, सुनते हैं कि नहीं सुनते, आपका पहनावा कैसा है, ये सारी चीजें वो आपको देखते हैं। आपका अटायर, आपका एटीट्यूड, सब कुछ देखा जाता है।
तो आपको ये 10 स्टेप में तैयारी करनी है, एक 7 स्टेप की बाह्य तैयारी और 3 स्टेप की आंतरिक तैयारी। तो आप इंटरव्यू के लिए पूरी तरह से अपने आप को एक अच्छे योग्य अभ्यर्थी के रूप में आप लोगों के सामने ला सकते हैं। और आखिरी बात कहकर मैं आपसे विदा लूंगा कि ये साक्षात्कार जो होते हैं ये तो दुनिया के साक्षात्कार हैं। हमारे यहाँ साक्षात्कार वर्ड हमारी फिलॉसफी में, इंडियन फिलॉसफी में बहुत आगे गया है। वो कहता है आत्म साक्षात्कार। तो हमारी जिंदगी केवल साक्षात्कार के लिए नहीं है, केवल नौकरी पाने के लिए और धन कमाने के लिए नहीं है। ये अल्टीमेटली साक्षात्कार से आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने की यात्रा है। तो ये भूलना नहीं है हमको कि हमको अल्टीमेटली अपना साक्षात्कार करना है, दूसरों के सामने साक्षात्कार देना। और दूसरों का साक्षात्कार तो हमने बहुत ले लिया, लेकिन जिस दिन हम एक्चुअल में अपना साक्षात्कार ले पाएंगे उस दिन हम सही मायनों में आगे बढ़ पाएंगे। तो इस कविता के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि आइए जिंदगी से प्रेम का इजहार करते हैं, इंटरव्यू की हर चुनौती को स्वीकार करते हैं, सपनों की उड़ानों को साकार करते हैं, युवा हैं अपनी ऊर्जा से चमत्कार करते हैं। और विदा लेता हूं इन्हीं शब्दों के साथ, मेरे दोनों हाथ आपको नमस्कार करते हैं। थैंक यू सो मच।